प्रेजेंटिंग टिल। ये एक सच्ची कहानी है। ये कहानी है अगस्त 1955 की। इस कहानी की शुरुआत में हम मेमी नाम की एक ब्लैक लेडी को देखते हैं जो अपने 14 साल के बेटे बोबो के साथ एक शॉप में जाती है और शॉप के अंदर जाते ही एक व्हाइट आदमी जो वहाँ का मैनेजर होता है वो मेमी से कहता है आप यहाँ क्या ढूंढ रही है। मेमी कहती है मैं यहाँ शॉपिंग करने के लिए आई हूँ। तभी वो मैनेजर कहता है मैं इसमें आपकी मदद कर देता हूँ। मेमी इस बात से इंसल्ट फील करती है और वो कहती है आपके पास दूसरे कस्टमर्स नहीं है, आप उन पे ध्यान दीजिए। दरअसल ब्लैक लोगों को यहाँ पे कोई भी चीज छूने के लिए रेस्ट्रिक्शन होता है। उस वक्त बोबो को वहाँ एक वॉलेट पसंद आ जाता है और फिर वो अपनी माँ से उस वॉलेट को खरीद के देने को कहता है। मेमी अपने बेटे को वो वॉलेट खरीद के देती है और उस वक्त बोबो उसमें अपनी एक फेवरेट मूवी स्टार की फोटो रखता है जो उस समय की एक फेमस एक्ट्रेस थी। मेमी अपने बेटे बोबो और अपनी पूरी फैमिली के साथ शिकागो शहर में रहती है। फिर आगे हम देखते हैं मेमी और उसकी फैमिली रात को घर पे टीवी देख रहे होते हैं। उस वक्त टीवी पे एक ऐड चल रहा होता है। बोबो टीवी के सामने खड़े होके उस ऐड का गाना गा रहा होता है। ये देख के उसकी ग्रैंडमा जिसका नाम अल्मा है वो कहती है एक दिन ये बहुत बड़ा स्टार बनेगा। तभी हम देखते हैं कि वहाँ एक और आदमी भी बैठा हुआ होता है जिसका नाम जेनी मोबले है जो बोबो की माँ मेमी का बॉयफ्रेंड है। दरअसल मेमी एक विडो है और 10 साल पहले उसकी हस्बैंड की मौत हो चुकी है। जेनी सबको गुड नाइट कह के वहाँ से चला जाता है और बोबो भी अपने रूम में चला जाता है। तभी अल्मा अपनी बेटी मेमी को बहुत मायूस देख के पूछती है तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतनी उदास क्यों हो। तभी मेमी कहती है वो अपने बेटे बोबो का मिसिसिपी जाने को लेके बहुत घबरा रही है। दरअसल ये वो वक्त होता है व्हाइट लोग और ब्लैक लोगों में बहुत भेदभाव होता था। मेमी अपने माँ से कहती है बोबो वैकेशन पे अपने अंकल के घर मिसिसिपी जा रहा है और वहाँ पे ब्लैक लोग यानी कि नीग्रो लोगों के साथ व्हाइट लोग बहुत ही बुरा बर्ताव करते हैं। इस बात पे अल्मा कहती है बोबो अभी बड़ा हो रहा है और वो अपना ख्याल रखना जानता है, तुम्हें अब उसे अकेला छोड़ना चाहिए। ऐसा कह के अल्मा वहाँ से चली जाती है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं अगले दिन सुबह रेडियो में एक अनाउंसमेंट होता है कि शिकागो में हालात अच्छे नहीं है और फिर उस वक्त बोबो मिसिसिपी जाने के लिए तैयार होने लगता है। तभी मेमी अपने बेटे के लिए एक टाई बना के लेके आती है और ये वो वक्त होता है जब आखिरी बार दोनों माँ बेटे बहुत खुश होते हैं। मेमी बोबो के गले में टाई बांध देती है और कहती है तुम्हारे ट्रेन का टाइम हो गया है। उसके बाद वो अपने बेटे से ये भी कहती है मिसिसिपी के हालात और भी खराब है, वहाँ निग्रो लोगों के अगेंस्ट व्हाइट लोगों के अलग ही रूल्स होते हैं, तुम्हें वहाँ बहुत ही संभल के रहना होगा, हमेशा उन लोगों के सामने छोटा बन के रहना। इस पे बोबो अपनी माँ के साथ मजाक करने लगता है और फिर अपनी माँ से कहता है मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं बोबो अपनी माँ से जाते वक्त अपनी पिता की एक अंगूठी मांगता है और वो उस अंगूठी को अपने हाथ में पहन लेता है। फिर मेमी अपने बेटे बोबो को स्टेशन तक छोड़ने जाती है जहाँ बोबो के अंकल मोजेस राइट और उसका एक कजन भाई उनका इंतजार कर रहे थे। मेमी बोबो से कहती है हमेशा अपने कजन भाइयों के साथ रहना। इस पे बोबो कहता है हाँ मुझे पता है। और फिर बोबो अपने हाथ से अपना घड़ी निकाल के अपने माँ के हाथ में दे के कहता है मैं इसे अपने वैकेशन से आके आपसे लूंगा। फिर वो अपने माँ को गुड बाय कह के अपने अंकल और अपने कजन के साथ ट्रेन पे चढ़ जाता है। और फिर थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है बोबो ट्रेन में खिड़की के पास बैठ के बाहर का नजारा देख रहा होता है। तभी उस कंपार्टमेंट से सारे ब्लैक लोगों को बाहर निकाल के दूसरे कंपार्टमेंट में जाने को कहा जाता है और बोबो को भी वहाँ से निकाल दिया जाता है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं बोबो अपने अंकल और कजन के साथ मिसिसिपी में अपने अंकल के गांव मनी में पहुंच जाता है। बोबो के अंकल और उनके फैमिली वहाँ एक कॉटन के खेत में काम करते हैं। एक दिन बोबो भी उनके साथ खेत में काम कर रहा होता है और काम के बाद वो सब वहाँ से थोड़ी दूर एक शॉप पे जाते हैं जो एक व्हाइट लोगों का शॉप होता है और उस शॉप पे एक व्हाइट लेडी होती है जिसका नाम कैरोलिन ब्रायंट है। बोबो उस शॉप के अंदर जाता है और वहाँ एक जार से कुछ चॉकलेट्स उठाने लगता है। ये उस व्हाइट लेडी को पसंद नहीं आता। तभी बोबो उस लेडी को देख के इम्प्रेस्ड होके उसे मूवी स्टार कहता है और फिर अपना वॉलेट निकाल के उसे अपनी फेवरेट एक्ट्रेस का फोटो दिखाता है और इस बात से वो व्हाइट लेडी बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है। तभी बोबो के सभी कजन भाई बोबो को लेके वहाँ से जल्दी से भागने लगते हैं। बोबो को कुछ भी समझ में नहीं आता। बोबो बाहर आके उस व्हाइट लेडी को देख के सीटी बजाता है। वो लेडी उनके पीछे बाहर आती है और फिर अपने गाड़ी से एक गन निकाल के बोबो पे गोली चलाने जाती है, लेकिन सब लोग उस वक्त वहाँ से भाग जाते हैं। और उसके बाद आगे दिखाया जाता है कि रात को बोबो और घर के बाकी सब लोग सो रहे होते हैं। तभी कैरोलिन का हस्बैंड रॉय ब्रायंट और उसका भाई JW मिलम वहाँ आ जाते हैं और फिर वो लोग बोबो को घर से उठा के ले जाने लगते हैं। बोबो के अंकल उन लोगों से बोबो को छोड़ देने का रिक्वेस्ट करते हैं। तभी वो लोग उनकी पत्नी पर गन ताक देते हैं और उसी रात को वो लोग बोबो को वहाँ से ले जाके जिंदा जला के मार डालते हैं। फिर दूसरे दिन सुबह उसके लाश को उसके अंकल के घर के पास रख के चले जाते हैं। फिर आगे
हमें दिखाया जाता है बोबो की माँ मैमी को फोन पे बताया जाता है व्हाइट लोग बोबो को उठा के लेके गए हैं। ये बात सुनते ही मैमी तुरंत मिसिसिपी के लिए रवाना होने लगती है, लेकिन जेनी आके उसे रोक लेता है और वो कहता है कि हम लोग बोबो को ढूंढेंगे। फिर हम देखते हैं मैमी के पिता जॉन कार्थन अपनी बेटी से मिलने आता है। दरअसल मैमी के माँ और बाप के बीच में पहले से ही डिवोर्स हो चुका होता है और उसके पिता की एक और दूसरी पत्नी भी होती है। मैमी के पिता उससे कहते हैं मैं अभी भी तुम्हारा पिता हूँ, तुम चिंता मत करो, हम बोबो को ढूंढ निकालेंगे। फिर उसी वक्त कार्थन अपने बेटी को एक आदमी से मिलवाता है और कहता है तुम्हें याद है मिस्टर रायफील्ड मूटी के बारे में, ये अब निग्रो एसोसिएशन के लिए काम कर रहे हैं और ये हमारी मदद करेंगे। फिर मिस्टर मूटी मैमी को मिस्टर हाफ नाम के एक आदमी के ऑफिस का एड्रेस देता है और फिर मैमी जेनी के साथ मिस्टर हाफ के ऑफिस में जाके उनसे मिलती है। मिस्टर हाफ मैमी से पूछते हैं क्या आप एक वर्किंग वुमेन है? इस पे जेनी कहता है वो अपने ऑफिस में अकेली निग्रो वुमेन है। फिर मिस्टर हाफ मैमी से उनके हस्बैंड के बारे में पूछते हैं, तब मैमी कहती है 10 साल पहले वार के दौरान उसके हस्बैंड की मौत हो गई है। उसके बाद मिस्टर हाफ कहते हैं मुझे मिसिसिपी गवर्नमेंट की तरफ से टेलीग्राम भेजा गया है और इस पे लिखा है कि आपके बेटे का कोई भी किडनैपिंग का केस नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हम इस केस की अपडेट्स आपको देते रहेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि न्यूज़पेपर में बोबो के मिसिंग होने का न्यूज छपता है। मैमी अपने घर पे फोन पे बोबो के बारे में मिस्टर हाफ से बात कर रही होती है, तभी मैमी की एक सहेली ओली वहाँ पे आती है और वो मैमी से कहती है कि बोबो की मौत हो गई है और उसकी लाश उसके अंकल के घर के पास पाई गई है। ये बात सुन के मैमी वहीं पे बेहोश होके गिर जाती है। फिर आगे हम देखते हैं कि ये न्यूज पूरे शिकागो में फैल जाती है और फिर एक दिन मैमी मिस्टर मूटी से कहती है मुझे मेरे बेटे की डेड बॉडी यहाँ लानी है, मुझे पता है उसकी बॉडी अभी भी मिसिसिपी पे है और मैं जानती हूँ कि मिस्टर हाफ वहाँ के गवर्नमेंट से बात कर सकते हैं, मैं अपने बेटे को देखना चाहती हूँ। इसके बाद मिस्टर मूटी मैमी से कहने लगते हैं अब पब्लिक का फेवर तुम्हारे साथ है मैमी, तुम अगली बार इलेक्शन में खड़ी हो सकती हो, तुम्हारे लिए ये एक अपॉर्चुनिटी होगी। लेकिन मैमी इस बात से मना कर देती है और मिस्टर मूटी मैमी को फिर से समझाते हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ तुम्हारे बारे में बात हो रही है, तुम एक पब्लिक फिगर बन सकती हो, इस हत्या के सिंपैथी में पब्लिक तुम्हें पूरा सपोर्ट करेगी, हमें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। अब इस बात से मैमी बहुत ही गुस्से में आके मिस्टर मूटी से कहती है मिस्टर मूटी मेरा बेटा मर चुका है। फिर उसके बाद कहती है मुझे आशा है मिस्टर हाफ कुछ करेंगे। अब इस पे मिस्टर मूटी भी हाँ कह के वहाँ से चले जाते हैं और फिर अगले सीन में हम देखते हैं बोबो की बॉडी को एक लकड़ी के बॉक्स में भर के शिकागो भेजा जाता है और मैमी अपने बेटे की बॉडी के लिए स्टेशन पे बैठ के इंतजार करती है और जब बॉडी को स्टेशन में उतारा जाता है तब वो अपने आप को रोक नहीं पाती, वो बेकाबू होके सबके सामने चिल्ला के रोने लगती है। फिर उसके बाद उसे उसकी बेटे की बॉडी दिखाई जाती है। उस वक्त उसके साथ वहाँ जेनी और एक आदमी होते हैं, वो उन दोनों से कहती है कि उसे उसके बेटे के साथ कुछ देर अकेले रहना है। तब वो दोनों वहाँ से बाहर चले जाते हैं। उसके बाद मैमी अपने बेटे की जली हुई बॉडी को छू के देखने लगती है और बहुत रोने लगती है और फिर वो जेनी के पास जाके जेनी से उसके घर से उसके बेटे की फेवरेट ब्लैक सूट मंगवाने को कहती है जो उसने अपने बेटे को क्रिसमस में खरीद के दिया था और उसके साथ उसका मैचिंग टाई भी मंगवाने को कहती है क्योंकि वो अपने बेटे को अंतिम विदाई के समय वो सूट और टाई पहना के विदा करना चाहती है। और फिर वो जेनी को ये भी कहती है कि उस वक्त मैं अपने बेटे के बॉडी के साथ एक फोटो खिंचवाना चाहती हूँ और तुम्हें भी मेरे साथ उस फोटो में रहना होगा। फिर मैमी और भी कहती है कि वो इस फोटो को और इस न्यूज को लोगों के सामने लाना चाहती है, खासकर ब्लैक लोगों के सामने। इस बात पे जेनी कहता है ये सही समय नहीं है ऐसा करने के लिए। इस पे मैमी कहती है यही सही समय है और उन्हें देखना होगा कि क्या हुआ है मेरे बेटे के साथ, मैं चाहती हूँ कि वो सब लोग इसे देखें, उन सबको ये अपने लिए देखना होगा। फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि बाहर कुछ रिपोर्टर्स रिपोर्टिंग के लिए आए होते हैं, उन्हें बॉडी की स्मेल आ रही होती है और वो सब अपने नाक में रुमाल लेके खड़े हैं। उस वक्त मैमी वहाँ आके कहती है ये स्मेल मेरे बेटे की बॉडी की है, मेरा बेटा मेरे पास जली हुई हालत में पहुंचा और अब मैं चाहती हूँ कि अमेरिका इस बात का जवाब दे। इसके बाद मैमी वहाँ सामने खड़े एक ब्लैक रिपोर्टर को अपने साथ अंदर आने को कहती है, वो रिपोर्टर उसके साथ अंदर जाता है और फिर अगले सीन में हम देखते हैं मैमी अपने बेटे की डेड बॉडी को वो ब्लैक सूट पहनाती है। फिर मैमी और जेनी उस बॉडी के साथ फोटो खिंचवाते हैं और इसके बाद ये न्यूज टीवी और रेडियो के जरिए हर जगह फैलने लगता है। मैमी अपने बेटे के लिए इंसाफ की मांग करती है, वो कैरोलिन उसके हस्बैंड और उसके भाई के लिए सजा की मांग करती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं बोबो को बहुत सम्मान के साथ श्रद्धांजलि दी जाती है और मैमी अपने बेटे की कॉफिन में उसके बचपन का फोटो और उसके साथ अपने बेटे के साथ अपना फोटो भी रखती है। और फिर आगे हम देखते हैं मैमी जेनी से कहती है कि वो मिसिसिपी जाना चाहती है, उसके बेटे का मर्डर हुआ है और इस बात का कोई गवाह नहीं है, इसीलिए उन लोगों को कोई सजा नहीं हुई और इसीलिए वो मिसिसिपी जाना चाहती है। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर कार्थन और एल्मा मैमी के पास आते हैं और
और उसे मिसिसिपी जाने से मना करते हैं। मिस्टर कार्थन कहते हैं अभी मिसिसिपी की हालत बिल्कुल ठीक नहीं है, वहाँ अभी नीग्रोस सेफ नहीं है और तुम इस वक्त वहाँ नहीं जा सकती। इस बात पे मैमी कहती है मैं मिसिसिपी जरूर जाऊंगी। मिस्टर मूटी और मिस्टर हाफ इन दोनों ने वहाँ ऑलरेडी बात की है ताकि मैं सेफली ट्रेवल कर सकूं और फिर वहाँ कुछ और लोग भी है जो मुझे प्रोटेक्ट करेंगे। फिर मिस्टर कार्थन कहते हैं तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। फिर आगे हम देखते हैं मैमी और मिस्टर कार्थन मिसिसिपी पहुंच जाते हैं। वहाँ मेडगर एवर्स नाम का एक आदमी जो वहाँ नीग्रो एसोसिएशन का एक मेंबर होता है वो उनकी मदद करता है। मैमी और मिस्टर कार्थन मिस्टर एवर्स के साथ वहाँ कोर्ट में जाते हैं। कोर्ट के अंदर जाने से पहले उन तीनों की तलाशी ली जाती है और ये बात मैमी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और फिर अंदर जाने के बाद मिस्टर एवर्स मैमी को वहाँ एक व्हाइट आदमी से इंट्रोड्यूस करवाता है। मैमी उस आदमी से हाथ मिलाने जाती है लेकिन वो आदमी हाथ मिलाए बिना उसे इंसल्ट करके वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब कोर्ट में उसके बेटे का केस शुरू होता है तब वो वहाँ पास में कैरोलिन और उसके हस्बैंड को बैठे हुए देखती है और कैरोलिन के गोद में उसका छोटा बच्चा भी होता है। कैरोलिन अपने बच्चे को प्यार कर रही होती है। यह देख के मैमी उस वक्त दुखी हो जाती है, उसके आंखों में आंसू आते हैं और वो मिस्टर एवर्स से कहती है कि मुझे मनी गांव में जाना है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मैमी उसी मनी गांव में जाती है। वहाँ जाके वो उसी शॉप में जाती है जहाँ उसका बेटा बोबो गया था। वो उस शॉप के बाहर खड़े होके अपने बेटे को अंदर घूमते हुए इमेजिन करती है। उसके बाद मैमी अपने कजन भाई के घर में जाती है। वहाँ बोबो का कजन माउरिस मैमी से कहता है वी आर सॉरी। मैमी अपने भाई के बच्चों को गले लगा लेती है। उसी वक्त उसे दीवार पे टंगी हुई एक गन दिखाई देती है और फिर वो उनसे पूछती है तुम्हारे डैड कहाँ है। फिर हम देखते हैं मैमी एक लेक के पास जाके अपने भाई से मिलती है। मैमी का भाई मोजेस राइट मैमी से कहता है तुम यहाँ बैठोगी नहीं। मैमी दूर ही खड़े रह के अपने भाई से पूछती है तुम्हारे पास गन था लेकिन फिर भी उस रात तुमने मेरे बेटे को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की। जब वो व्हाइट लोग उसे उस रात उठा के लेके जा रहे थे तुमने उन पे गोली क्यों नहीं चलाई। इस पे उसका भाई कहता है उस वक्त मैं कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि उनके पास भी गन था। वो मेरे लिए मेरे बेटे जैसा था लेकिन वो शरारती भी था। तभी मैमी कहती है अब इसके लिए मेरे बेटे को ब्लेम मत करो। मोजेस कहता है मैं उसको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, यहाँ हम नीग्रोस के साथ ऐसा ही होता है। हर एक जगह पे चर्च पे नीग्रोस को हर रोज ये सब कुछ झेलना ही पड़ता है। और उसके बाद मोजेस मैमी से माफी मांगता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है एक दिन रात को मिस्टर एवर्स और उनके कुछ ब्लैक साथी एक ब्लैक फैमिली के घर पे जाके हमला करते हैं जहाँ विली रीड नाम का एक लड़का रहता था। दरअसल ये लड़का बोबो की मर्डर का इकलौता गवाह था। इसने उस सुबह बोबो की लाश को फेंकते हुए उन लोगों को देखा था। ये लड़का घर के पीछे से भागने की कोशिश करता है। मिस्टर एवर्स और उनके साथी उसे भागते हुए देख लेते हैं और पकड़ लेते हैं। फिर हम देखते हैं ये लड़का कोर्ट में गवाही देने को राजी हो जाता है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि कोर्ट में मोजेस राइट और वो लड़का विली रीड दोनों गवाही देते हैं और फिर मैमी से इस बात का सबूत मांगा जाता है कि उसे जो जला हुआ बॉडी मिला था वो उसके बेटे का ही है। मैमी कोर्ट में सबके सामने रोते हुए कहती है कि किस तरह से उसने अपने बेटे के हाथ पैर उसके बॉडी के एक एक पार्ट को छू के महसूस किया था कि वो उसका बेटा एमिट टिल यानी कि बोबो था। और फिर अगले सीन में हम फिर से देखते हैं कि कोर्ट में मिसेस कैरोलिन ब्रांड झूठ कहती है एमिट टिल यानी बोबो ने किस तरह से उसके शॉप में आके उसके साथ बदतमीजी किया था। जब उसने पैसे लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया तब उसने उसका हाथ पकड़ के दबाया और जब उसने अपना हाथ छुड़ा लिया तो उसने उससे गलत बात भी की। और सिर्फ इतना ही नहीं उसने उसके साथ और भी बदतमीजियां की थी। मैमी ये सब सुन के और भी दुखी हो जाती है और फिर वो बाहर आके मिस्टर कार्थन और मिस्टर एवर्स से कहती है मुझे अब यहाँ से वापस जाना है। और फिर मिसिसिपी से वापस लौटने से पहले मैमी वहाँ ब्लैक लोगों के सामने ये बात कहती है कि मेरे बेटे को इंसाफ नहीं मिला। यहाँ का गवर्नमेंट ब्लैक लोगों को सुरक्षा देने में फेलियर है। अमेरिका अपना प्रॉमिस नहीं रख सकी। फिर आखिर में हम देखते हैं मैमी अपने घर लौट आती है और वो अपने बेटे बोबो को अपने घर में इमेजिन करके आंसू बहाती है। मैमी के इस एक्शन ने उस आंदोलन को प्रेरित किया जिसके कारण 1957 का नागरिक अधिकार अधिनियम पारित हुआ। मैमी ने अपना पूरा जीवन अमेरिका में नागरिक अधिकारों के लिए लड़ने में और बच्चों को एजुकेट करने में समर्पित किया। और इस मुकदमे के 1 साल के अंदर JW मिलम और रॉय ब्रांट ने लुक मैगजीन के लिए अपना स्टेटमेंट देते हुए एमिट टिल की हत्या करने की बात कबूल किया और फिर उन्हें $4000 का भुगतान करना पड़ा। लेकिन उन्होंने अपना आखिरी जीवन आजादी से ही बिताया। कैरोलिन ब्रांट पर और फिर कभी कोई मुकदमा नहीं चलाया गया और एमिट टिल की हत्या के 67 इयर्स बाद एमिट टिल एंटी लिंचिंग एक्ट को कानून में हस्ताक्षरित किया गया। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है।